हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है। मिड टर्म एग्ज़ाम 23-24 सेशन का इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर है। तो इसका सलूशन करेंगे हम। तो जिन बच्चों का ये एग्ज़ाम हो चुका है वो अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं एंड साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस भी करना है इसको। तो चलिए इसके आंसर्स का हम डिटेल सलूशन करते हैं। तो सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, तो इसके आंसर्स चेक कर लेते हैं एंड अपने आंसर्स चेक करके कमेंट करके बताइएगा कि कितने आपके आंसर सही है। ठीक है, तो इसका सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू लॉग एक्स इज। तो फंक्शन आपके पास है y इक्वल टू लॉग एक्स, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना था। तो सेकेंड ऑर्डर का मतलब तो समझ गए होंगे, पहले सिंगल डेरिवेटिव फिर उसके बाद एक और डेरिवेटिव। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करना था। y आपको log x गिवन है, तो y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई टी एक्स, लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x। फिर एक बार फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। 1/x का डेरिवेटिव करते हैं तो -1/x², क्योंकि 1/x क्या होता है, x की पावर -1 होता है ना, ये ऊपर आएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। 1 पावर है तो रेसिप्रोकल में नेगेटिव पावर हो जाएगी और ये पावर आगे आ जाएगी और x पे एक पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो -2। अब -1 और x की पावर नेगेटिव है तो ये x नीचे आके पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आपका आंसर होगा डबल डेरिवेटिव का। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी। फंक्शन था मॉडुलस एक्स और इंटरवल है -2 से 1। तो देखो ये क्लोज इंटरवल है तो -2 और 1 लेना है आपको। तो सबसे पहले तो मॉडुलस एक्स को आपको फंक्शन को ब्रेक करना आना चाहिए। अगर एक्स मॉडुलस एक्स में ये जो मॉडुलस के अंदर है एक्स, अगर ये लेस देन 0 है, मॉडुलस एक्स है ना, अंदर जो भी होता है वो अगर लेस देन 0 है तो माइनस मिलता है ये फंक्शन, और अगर ये ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 तो आंसर एक्स मिलता है। ठीक है, लाइक अगर मैं कहूँ x-1 मॉडुलस है तो मॉडुलस के अंदर क्या x-1, अगर x-1 लेस देन 0 है तो आपको ये जो मॉडुलस के अंदर फंक्शन है वो नेगेटिव मिलता है, और अगर x-1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 तो ये फंक्शन पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी और यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, है ना। तो जब लेस देन 1 होगी तो ये फंक्शन लेना है और ग्रेटर देन 1 होगी तो ये वाला फंक्शन लेना होता है। तो इस तरीके से हम मॉडुलस को ऐसे करके इसका डोमेन और रेंज निकालते हैं ना। तो यहाँ पे तो हमारे पास x था, तो x के लिए -x, जब x लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 के लिए x होगा फंक्शन हमारा। तो ये डोमेन है और ये रेंज है ना, ये फंक्शन होगा रेंज। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 2 इंटरवल तो दिया ही हुआ था, -2 और 1। एक इंटरवल कहाँ पे आ गया, 0 पे आ गया। तो यानी हमें 3 इंटरवल्स, 3 पे हमें वैल्यूज़ चेक करनी है, फंक्शन की वैल्यू रखनी है। एक बार -2, एक बार 0 और एक बार 1। तो देखो जब मैं x इक्वल्स टू -2 रखूँगी, -2 से 1 तो हमें दिया ही हुआ ना क्वेश्चन में, क्लोज इंटरवल है तो ये भी लेना है, ये भी, और जो अंदर ये इंटरवल ब्रेक हुआ ये ले लेंगे। अब x इक्वल्स टू -2 पे फंक्शन मेरा ये होगा कि ये होगा, x-2 यानी लेस देन 0 है तो ये वाला फंक्शन होगा। तो इस फंक्शन में -x में जब आप x के प्लेस में क्या रखोगे, -2 रखोगे तो ये माइनस माइनस +2 मिल जाएगा आपको। सेम ऐसे ही आपको फिर 0 पे चेक करना है। 0 पे एग्जैक्ट 0 पे क्या फंक्शन है, x है, x को क्या पुट करना है, 0। और x इक्वल्स टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे ये रखेंगे कि ये रखेंगे, ये रखेंगे, क्योंकि x1 यानी 0 से बड़ा है ना, तो ये फंक्शन मिल जाएगा आपको। और x की जगह कितना पुट करेंगे, 1। तो आपके पास 2, 0 और 1 आंसर आ रहे, तो इन्होंने मैक्सिमम पूछा तो मैक्सिमम कितना आया, 2 आया ना, तो इसका आंसर बी ऑप्शन है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है इसकी, 2। अगर मिनिमम बोलते तो मिनिमम कितनी आई है, मिनिमम 0 आई है। ठीक है, और मैक्सिमा पॉइंट पूछते तो -2, मैक्सिमा -2, मैक्सिमम वैल्यू 2 है, और मिनिमा 0 है और मिनिमम वैल्यू भी 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे।
ये आपका एनसीईआरटी का ही इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। e की पावर 6 log x माइनस e की पावर 5 log x, e की पावर 4 log x माइनस e की पावर 3 log x। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए पहले आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपको लॉग की प्रॉपर्टी तो पता ही होगी, अगर लॉग एक्स के आगे कोई नंबर है तो वो लॉग के जो एक्स होता है उस पर पावर पे चला जाता है, यानी कि ये प्रॉपर्टी लगती है। अगर m log n है मान लो, तो ये जो m है ये कैसे लिखा जा सकता है, n के पावर में। ये जो भी log के साथ यहाँ पे होता है, ये m इसकी पावर चला जाता है। या तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो या इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो हमने भी यही किया, इस 6 को जो log x के आगे 6 है इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे पावर में डाल दिया। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे x की पावर 5 कर दिया। यहाँ पे log x के ऊपर ये 4 जो था ये पावर पे चला जाएगा, log x 3 पावर पे चला जाएगा। अब जब भी e के ऊपर log की e और log एक साथ होते हैं पावर में तो वो कट जाते हैं, तो जस्ट आपका x की 6 बचेगा और ऐसे ही यहाँ पे x की 5 बचेगा, इसमें से x की 4 बचेगा और यहाँ से x की 3 बचेगा। तो e की पावर log का आंसर सिर्फ ये बेस होगा। ठीक, ये x की पावर 4 x की 6, ई और लॉग जब भी एक्सपोनेंट होंगे तो वो हट जाते हैं और जस्ट ये बचता है। ठीक है, तो पहले तो लॉग की ये प्रॉपर्टी लगानी है कि ये लॉग के आगे नंबर है ये आपको पावर में देना है, इसमें भी। और फिर ये ई और लॉग एक साथ आ जाएंगी तो ये हट जाएंगी, जस्ट ये पावर्स बचेंगी। तो अब ये पावर को सिंप्लीफाई करो तो x की 6 और x की 5 में से x की 5 दोनों में है, कॉमन ले लेंगे। x की 4 और x की 3 में x की 3 दोनों में है, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने x की पावर 5 कॉमन ली तो अंदर एक x बचेगा, क्योंकि x की 6 माइनस x की 5 था ना, तो दोनों में x की 5 है, तो x की 5 बाहर लिया तो इसमें से एक x बचेगा और यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। सेम ऐसे यहाँ x की क्यूब है तो अंदर x बचेगा और 1 बचेगा, ये कट जाएगा तो x की 5 से x की 3 कट के x की 2 आ जाएगा। और x की 2 का इंटीग्रेशन अब आप कर लो, x की पावर इंटीग्रेशन में जो भी पावर होती है एक बढ़ जाती है और जो पावर ऊपर आती है वही नीचे आ जाती है। तो x की 2 की पावर का मतलब 3 हो जाएगा और अपॉन 3 साथ में प्लस c, तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा। तो सिंप्लीफाई करना आपको आ गया हो कैसे करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। कमेंट करके बताइए आपका ऑप्शन सी था कि नहीं। तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। लेट ए दिया हुआ है आपको ए बी सी और रिलेशन आर दिया हुआ है बी सी ऑन ए इंटू ए क्रॉस ए में एक रिलेशन है बी सी और पूछा है कि ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव दोनों है। तो देखो वैसे तो ए इंटू ए में हमारे देखो ए के पास तीन एलिमेंट है ना ए बी सी, तो ए बी सी अगर 3 एलिमेंट है तो ए इंटू ए में कितने आ जाएंगे, 3 इंटू 3 आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, 9 एलिमेंट। तो वो हम अगर बनाना चाहे तो वो ये बन जाएंगे, है ना। पहले ए बी सी को ए बी सी के साथ करते हैं तो कैसे करते हैं, ए को ए से ऑर्डर पेयर मिलाएंगे, फिर ए को बी के साथ, फिर ए को सी के साथ। ठीक है, सेम ऐसे बी को ए के साथ, बी को सी, बी के साथ, बी को सी के साथ। बनना चाहे तो इतने सारे बन सकते थे, बट हमें सिर्फ जस्ट ये बोला है कि एक रिलेशन बी सी बना है और वो बी सी रिलेशन बताओ कैसा है। तो बी सी जस्ट बी सी बना है ना, तो देखो अगर रिलेशन सिर्फ बी सी आया है ऑर्डर्ड पेयर में तो इट मीन्स बी सी बी बी तो हो नहीं सकता, अगर बी बी हो जाता तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाता। अगर बी सी है और सी बी भी हो जाता, बट वो नहीं होगा क्योंकि आपके पास जस्ट ये बी सी है, तो सी बी हो जाता तो वो क्या होता, सिमेट्रिक होता। और अगर बी सी है और अगर सी का कोई और स्टार्टिंग जहाँ सी पे ख़त्म हुआ और सी पे कोई स्टार्ट ही नहीं हुआ है ना, तो वो हमें बी सी मिला बट सी वाला कोई स्टार्टिंग वाला मिला ही नहीं, तो यानी कि वो ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, तो अगर किसी नंबर पे एंड हुआ और वहीं से स्टार्टिंग वाला मतलब सी पे एंड हुआ ना ये, और सी से स्टार्टिंग वाला कोई मिला ही नहीं, तो वो ट्रांजिटिव होता है। तो ये ओनली ट्रांजिटिव है। ओके, तो आपको क्योंकि ये वाला ही रिलेशन दिया हुआ था तो ना तो ये सिमेट्रिक या रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है, जस्ट ये सी बी सी ही इसके अंदर था और सी जब सी पे ख़त्म हुआ था और सी से शुरू वाला कोई है ही नहीं,
तो ये ट्रांजिटिव है। हाँ अगर ये होता BC और फिर CAB होता और फिर BA भी होता, यानी BC पे ख़त्म हुआ, C से शुरू होगा और फिर ये वाला भी ऑर्डर पेयर बन जाएगा, तो भी ये ट्रांजिटिव होता है। अब BC तो है बट C वाला कोई स्टार्टिंग वाला ही नहीं है, तो यानी तब भी ये ट्रांजिटिव होगा, तो ये ट्रांजिटिव है। C ऑप्शन इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, ओनली ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर आपको 10 गिवन है, आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया गिवन है। तो देखो एरिया सर्कल का पता है आपको πr² होता है। अब रेट ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस बोला है ना, रेट ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो आपको DA/DR निकालना है। तो DA/DR का मतलब आर की रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, तो आर की जो पावर है वो आगे आ जाएगी और एक पावर इसमें से कम हो जाएगी। यही तो होता है डिफ्रेंशिएशन का रूल, की जो भी जिसकी रिस्पेक्ट में करते हैं उसकी पावर आगे और इस पर एक पावर कम, तो ये 2πr आ जाएगा। और आर की वैल्यू आपको दी हुई थी 10, तो 10 टू 20π, इसका आंसर होगा B ऑप्शन। तो कमेंट करके बताइएगा किस किसने B ऑप्शन पे टिक किया है, तो B ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 1/x x+2 का इंटीग्रेशन फाइंड करना था। तो जब भी आपका ऐसे फैक्टर्स वाला इंटीग्रेशन होता है, नीचे फैक्टर्स बने होते हैं, तो आप इसको एक फैक्टर को तो A के साथ लोगे, दूसरे फैक्टर को B के साथ लोगे। अब ये यहाँ ऊपर A के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। जो आपका इसका डिनोमिनेटर है उसके इक्वल कर देते हैं हम। अब यहाँ से आकर आपको A निकालना है, तो आप B को 0 बनाने के लिए x की वैल्यू 0 रख दो इस पूरे में। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखोगे तो ये 1 तो एज इट इज़ आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो, और ये 0 + 2 2a की वैल्यू आ जाएगी हाफ। सेम ऐसे ही आपको अगर a को 0 बनाना है तो यहाँ पे x की जगह -2 दो, है ना, तो ये -2 + 2 0 बन जाएगा। तो पूरे इक्वेशन में x की जगह -2 पुट करना है, तो a वाला तो 0 बन गया, b -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 भी, और इस साइड तो x है ही नहीं तो 1 एज इट इज़, तो b की वैल्यू -हाफ आ जाएगी। अब a और b की वैल्यू आप कहाँ पुट कर देंगे, जहाँ पे आपने ये रखा था, a की जगह हाफ और b की जगह -हाफ, तो इसका इंटीग्रेशन तो इसका भी हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा, है ना। तो a की जगह हाफ, अंदर 1/x, फिर -हाफ, अंदर 1/x+2। 1/x का इंटीग्रेशन करते तो log x मिलता है, 1/x+2 इंटीग्रेशन करते तो log x+2। x के आगे कोई कोफिशिएंट होता, मान लो 2 होता तो अपॉन में आ जाता, बट कुछ नहीं है तो जस्ट ऐसे ही रहेगा, है ना। ये आ गया, साथ में c होता है। अब हाफ दोनों log के पास है ना, तो ये हाफ को आप कॉमन ले लो, log को भी कॉमन ले लो। अब आपको log की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, log अगर m -log n है तो आप क्या करते हो, log एक बार लिख के m और n को डिवाइड में ले लेते हो। अगर माइनस की जगह यहाँ प्लस होता तो mn मल्टीप्लाई में आ जाता। तो यहाँ पे x को हाफ log तो x एक बार में लेना है, और ये x और ये माइनस है तो ये नीचे आ जाएगा, साथ में +c। तो ये आंसर आपका ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है क्वेश्चन 6 का। क्वेश्चन 7, 2 sec इनवर्स 2 + sin इनवर्स हाफ का वैल्यू फाइंड करना था आपको। तो ये हिंदी मीडियम का ये 7th क्वेश्चन। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, देखिए 2 sec इनवर्स 2, देखो sec इनवर्स है तो इसको 2 को भी sec में चेंज कीजिए। sec 60 पे 2 की वैल्यू, sec 60 होता है ना 2, तो sec 60 sec π/3 होता है ना। तो यहाँ sec इनवर्स है तो इसको sec में बदलिए, 2 को sec π/3। बट ये ऐसा होना चाहिए कि इसकी प्रिंसिपल वाला ब्रांच में आना चाहिए, ये जो थीटा है सेक की, तो ये ऐसा आता है, तो sec π/3 में हमने 2 को चेंज कर दिया। ऐसे ही हाफ को साइन इनवर्स है तो साइन में चेंज कीजिए, sin π/6। अब सेक इनवर्स से सेक हट जाता है तो 2π/3 बचेगा, यहाँ से साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो π/6 बचेगा। इसका एलसीएम लीजिए तो ये आंसर 5π/6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की आपको ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करनी थी। तो ऑर्डर एंड डिग्री क्या होती है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो देखो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर है ना, और ये dy/dx सिंगल ऑर्डर है ना। ये सिंगल डिफरेंशिएशन है, ये डबल डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन सिंगल है कि डबल है, डबल वाला है ना, ये डबल डिफरेंशिएशन है, ये सिंगल है, इस पर पावर तो 2 है बट ये सिंगल डिफरेंशिएशन है।
तो ये डबल डिफरेंशिएशन है। ऑर्डर क्या होता है? जो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन होता है। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो सेकंड ऑर्डर वाला बड़ा होगा ना, तो ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर, ये हाईएस्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है और ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसका ऑर्डर 2 है। ठीक है, पूरी इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? 2 है। उसके बाद डिग्री, अच्छा जो भी ऑर्डर आया है, ये ऑर्डर आया ना आपका, इस पर कितनी पावर है, इस पर कितनी, जो ऑर्डर जिससे ऑर्डर आया उस पर कितनी पावर है, उसको डिग्री कहते हैं। तो इस ये नहीं कि डिग्री आप ये बड़ी पावर को देख के बताओगे, नहीं, जो ऑर्डर आया, ऑर्डर 2 आया, ये वाला है ना ऑर्डर 2, तो इस पे जो पावर होती है उसको डिग्री कहते हैं। अच्छा, डिग्री हमेशा नॉट डिफाइंड भी नहीं होती, कई बार नॉट डिफाइंड भी आती है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे डिफाइंड है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, जैसे अगर मान लो साइन के अंदर y की जगह dy/dx आ गया, साइन का थीटा dy/dx आ गया, या लॉग के साथ आपका dy/dx आ गया, x की बजाय dy/dx आ जाए, या e के ऊपर dy/dx आ जाए। जब कोई ऐसी टर्म होगी ना इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, ऐसी टर्म्स a के ऊपर आपका x की बजाय dy/dx आ जाए, तो जब भी ऐसी टर्म्स होती है तो डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। बट अब अभी तो ऐसा कुछ है नहीं ना, तो यानी डिग्री जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसके ऊपर जो पावर होगी वो होती है। बट ऐसी वाली टर्म्स होंगी तो नॉट डिफाइंड लिखना होता है, तो ध्यान देना, टर्म्स ऐसी वाली तो नहीं है तब तो नॉट डिफाइंड है डिग्री, अदरवाइज डिग्री डिफाइंड है, जो कि ऑर्डर होगा उसी के ऊपर जो पावर होगी। तो इसका सम बोला था डिग्री और ऑर्डर का, पहले ऑर्डर डिग्री निकाल ली, उसका सम करके 3 आ जाएगा इसका आंसर। तो सम बोला था ना ऑर्डर एंड डिग्री का, तो आंसर क्या है? 3। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन 9, द डेरिवेटिव ऑफ कॉस साइन एक्स की पावर क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो कॉस का थीटा साइन एक्स क्यूब है और फिर साइन का थीटा एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे चेन रूल लगना है। तो चेन रूल लगना है, कैसे लगेगा? देखो थोड़ी देर के लिए इसे कॉस थीटा मान लो, कॉस थीटा आई है, तो कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो साइन माइनस में आता है और थीटा आ जाएगा, है ना, थीटा क्या है, ये पूरा है, तो माइनस साइन थीटा। अब ये क्योंकि थीटा एक्स नहीं है तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो साइन एक्स, ये जो भी थीटा आपने माना है, तो ये तो ऐसे टीस आ जाएगा। अब ये साइन एक्स क्यूब में साइन, इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान लो एक्स क्यूब को, तो साइन थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। अब ये थीटा क्योंकि एक्स नहीं है तो इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन कर लो, इसका करोगे तो 3x², ये तो ऑलरेडी एक्स है ना, तो इसमें अब फर्दर डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, तो ये 3 आगे आ जाएगा और एक्स पे एक पावर कम। अब ये सारे देखो, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, तो ये 3x² को आपने आगे ले लेना है माइनस के साथ, फिर ये आ जाएगा एंड देन ये आ जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो किस किस का आंसर ऑप्शन डी है, कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, वैल्यू फाइंड करनी है साइन tan इनवर्स एक्स की। तो यहाँ पे साइन tan इनवर्स एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? देखो बाहर तो साइन है बट अंदर tan इनवर्स है, तो अगर साइन के साथ यहाँ साइन इनवर्स आ जाए तो ये साइन से साइन इनवर्स कट सकता है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ tan इनवर्स एक्स है और यहाँ साइन है, तो इस tan इनवर्स एक्स को कुछ ऐसे चेंज करेंगे कि साइन इनवर्स में आ जाए। तो आपको पता है ना tan इनवर्स x/1 है, तो अगर हम टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो x है और बेस कितना है इसका 1, तो ये हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा ना, x² + 1 का स्क्वायर अंडर रूट, ये हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला होता है। तो आपको पता है साइन PBH साइन क्या होता है? P/H, कॉस क्या होता है? B/H और टेन होता है P/B। तो टेन तो P/B था, तो उससे हमने हाइपोटेन्यूज निकाला। अब साइन क्या है? P/H, तो P/H, तो tan इनवर्स एक्स की जगह हम साइन इनवर्स P/H रख लेंगे, तो P आपका x है और ये h है, तो हमने इस तरीके से tan इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर लेना ट्राइंगल की हेल्प से। अब साइन से साइन कट जाएगा और ये बच जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी जो कि ऑप्शन बी है। तो जब भी यहाँ साइन हो और यहाँ कुछ और हो तो आप उसको ट्राइंगल की हेल्प से ना, tan इनवर्स है तो साइन इनवर्स में लाओ, साइन इनवर्स सोचो P/H होता है, तो आपको P/B तो दिया हुआ था, आपने h निकाला और P/H करके लिख दिया यहाँ पे, तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, x/√1 + x²। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, x/√1 + x²। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड करना है वैल्यू tan इनवर्स x/1 + x² का, इंटीग्रेशन करना है एंड 0 to
1 इसका लिमिट है ना, डेफिनेट इंटीग्रल है ये। तो यहाँ पे आपको ये तो दिख रहा है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा। अगर मैं tan इनवर्स x को t लेट कर लेती हूँ तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोनों साइड, तो tan इनवर्स का 1/1 + x² एंड इसका dt/dx हो जाएगा। dx को यहाँ भेज देना, तो अगर इसको t लेट करते हो तो ये जो 1/1 + x² dx होगा ये dt बन जाएगा। तो ये t और ये पूरा dt है ना, ये t और 1/1 + x² dt, dt को नीचे थोड़ा लिखोगे, ये पूरा 1/, है ना, तो इसके ऊपर dt आएगा। तो अब देखो ये लिमिट क्या है, 0 to 1, बट अगर आपने t में चेंज किया है इसको तो लिमिट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अगर ये 1 है तो यहाँ पे x की जगह 1 पुट कीजिए, tan इनवर्स 1 मतलब π/4, तो t की वैल्यू π/4 हो जाएगी। और अगर 0 है तो tan इनवर्स 0 0 होता है, तो 0 t की वैल्यू हो जाएगी। तो जब भी आप यहाँ पे t को t में चेंज करते हो तो लिमिट को भी चेंज करना चाहिए। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन लगाइए वहाँ पे x को आप ये पहले ये रखिए तो t आ जाएगा, फिर 0 रखिए फिर t आ जाएगा। अब यहाँ पे t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t²/2 है ना, और फिर ये लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करो t के प्लेस में, तो π/4 का स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करो तो t को 0 करोगे तो ये 0 बन जाएगा। अब पाई पे भी स्क्वायर और 4 पे भी स्क्वायर है, तो π² अपॉन 16 और 2/1 है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2, तो π² अपॉन 32 इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। तो इसका आंसर π² अपॉन 32, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन पे टिक लगा लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ द इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट द वैल्यू ऑफ अल्फा फाइंड करनी है। तो इन्वर्स अगर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट नहीं है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, सबको पता है सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए क्या कंडीशन होती है, कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर होता है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो या तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो भी डिटर्मिनेंट 0, या इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट करे तो सिंगुलर है तो इट मीन्स डिटर्मिनेंट 0, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होना चाहिए। तो पहले हम ए मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इस ब्रैकेट को हम ऐसे स्ट्रेट लाइन में चेंज कर देंगे, लाइन बना देंगे डिटर्मिनेंट के लिए। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट निकालना तो सबको आता ही होगा। पहले अल्फ़ा को बाहर ले लीजिए, अल्फ़ा की रॉ और कॉलम को हटा दीजिए, तो ये जो बचा ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा। फिर 7 की टर्न, अब ये आपका क्योंकि 1 2 कैसा होता है, ऑड होता है ना, 1 2 है ना, तो 1 2 में माइनस साइन आ जाएगा, तो ये 7 बाहर। अब 7 की रॉ और कॉलम को हटाइए तो 2 1 और 3 4 ये आपका डिटर्मिनेंट में आ जाएगा। फिर -1 वाला 2 कौन सा है ये 1 3 4 4 तो इवन होता है, इवन में प्लस का साइन आता है, ये बाहर ले लेंगे। अब इसकी रॉ और कॉलम को हाइड कर दीजिए, तो ये जो बचाएगा ये डिटर्मिनेंट में आ जाएगा। अब डिटर्मिनेंट 2 × 2 वाला कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, पहले इधर वाला मल्टीप्लाई करना होता है और फिर इधर वाला, पहले इधर वाला फिर माइनस फिर ये वाला और ये बाहर, सेम ऐसे ये वाला पहले 2 4 8 और फिर ये वाला माइनस करके 3, फिर ये एज इट इज़ प्लस माइनस है तो माइनस 2 2 4 पहले और फिर 3 2 6 यहाँ बाद में, और बीच में माइनस का साइन। अगर ऑलरेडी ये यहाँ भी माइनस आ जाता तो प्लस हो जाता, बट माइनस साइन होता है फॉर्मूले का। ठीक है, अब 8 - 2 6 अल्फ़ा हो जाएगा, ये 5 हो गया, 7 5 जो 35 माइनस 1 है ना तो माइनस लगेगा, 4 -6 -2 -2 -1 से होगा तो +2, -35 + 2 -33, 6 अल्फ़ा -33 = 0, क्योंकि डिटर्मिनेंट ये तो 0 है ना, क्योंकि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो डिटर्मिनेंट 0 है और हमने निकाला तो अल्फ़ा की वैल्यू निकल जाएगी। तो 6 अल्फ़ा यहाँ 33 यहाँ जाके माइनस से प्लस हो जाएगा, एंड अल्फ़ा निकालने के लिए 6 से डिवाइड कर दो तो ये 11/2 इसका आंसर है, डी ऑप्शन। तो किस किस बच्चे का 11/2 आया, डी ऑप्शन, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। अ पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व 9y = x³ + 18, एक पार्टिकल है जो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। क्वेश्चन में कंडीशन दी है, एब्सिसा ऑफ पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 12 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। मतलब y कोऑर्डिनेट का जो चेंज है वो 12 टाइम्स है जितना x कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। तो यहाँ पे y = 12x नहीं है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे चेंज जो है वो y का चेंज x के चेंज का 12 टाइम्स है। तो कई बार बच्चे सोचेंगे कि y 12x है, वो गलत हो जाएगा आपका, y 12x नहीं है, y का जो चेंज है, चेंज कैसे निकलेगा y का, dy/dt, वो 12 टाइम्स है x के चेंज का, यानी dx/dt। तो ये कंडीशन दी है। अब dt से dt कट गया तो dy, ये dx को नीचे ले आइए, यहाँ
डी वाई 12 डी एक्स है तो डी एक्स नीचे आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स 12 आ गया। ठीक है, तो ये मत रख लेना वाई 12 एक्स, गलत हो जाएगा। चेंज वाई का डी वाई बाई डी टी 12 टाइम्स है चेंज एक्स का, एक्स के चेंज को क्या करेंगे डी एक्स बाई डी टी। ठीक है ना, चेंज मतलब टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। अब आपको यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स 12 मिल गया। अब आप क्या करेंगे, ये कर्व की इक्वेशन का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे 9 वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो 9 वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का करेंगे तो 3 पावर आगे, एक्स पे एक पावर कम हो जाएगी, और कांस्टेंट का करेंगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स आपको यहाँ से मिल गया है, 12 रख देंगे तो 3x², एक्स स्क्वायर निकालना है तो 3 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा और फिर 3 से ही कट जाएगा। 9 4 36 एंड एक्स स्क्वायर अगर 36 है तो एक्स आपका रूट 36 हो जाएगा। और 36 किसका होता है, 6 का स्क्वायर रूट होता है, रूट है तो प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आता है आंसर। तो एक्स की वैल्यू +-6 हो जाएगी। तो एफसीसा ही तो पूछा था आपको क्वेश्चन में, तो इसका एफसीसा कितना आ गया, एक्स इक्वल टू +-6। हाँ, अगर वाई भी पूछते तो एक्स की वैल्यू एक बार +6 रखते इधर और एक बार -6, तो वाई की वैल्यू निकल जाती। बट जस्ट यहाँ पे आपको एफसीसा पूछा है इसका, तो इसका एफसीसा कितना है, एफसीसा मतलब एक्स +-6, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। √1 - sin 2x dx का इंटीग्रेशन करना है। तो जब भी आपका 1 - sin 2x आ जाता है ना, तो ये एक आइडेंटिटी में बदल जाता है। देखो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, sin² + cos², एंड sin 2x की आइडेंटिटी होती है 2 sin x cos x होती है। अब यहाँ पे a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab, a क्या है साइन और cos है ना, तभी तो आइडेंटिटी बनी, a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab, तो a - b का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी होती है ये। और रूट में अगर कोई चीज़ स्क्वायर में है तो वो रूट से बाहर आ जाती है। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप इजीली निकाल ही लोगे, साइन का -cos x होता है और cos का वैसे तो +sin x होता है इंटीग्रेशन में, बट बाहर माइनस है, तो या तो ये दोनों माइनस के आएंगे, बट ऑप्शन में दोनों माइनस वाले तो है नहीं, है ना। तो ये आइडेंटिटी ज़रूरी है पहले साइन आए बाद में cos आए, ऐसा भी तो हो सकता है, पहले cos² x आ जाए फिर sin² x आ जाए फिर -2 sin x cos x आ जाए। तो अब ये आइडेंटिटी, क्योंकि 1 को तो मैं चाहे sin² + cos लिखूँ चाहे cos² + sin² लिखूँ, ये भी तो लिख सकती हूँ। इसका मतलब अब आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, cos x - sin x, है ना, a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab, a - b का होल स्क्वायर, यानी अब की बार a cos है और sin b है, तो cos - sin का स्क्वायर, अब स्क्वायर है रूट के अंदर तो रूट से बाहर आके सिंगल आ जाएगा। इस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, cos x का इंटीग्रेशन में sin x पॉजिटिव होता है, sin x का इंटीग्रेशन में cos x नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव आ गए ना, तो या तो दोनों नेगेटिव आते या दोनों पॉजिटिव आते, तो आपका ऑप्शन नेगेटिव वाला तो है नहीं, तो आप पॉजिटिव वाला लेंगे। तो पॉजिटिव वाला ऑप्शन कौन सा है, ये वाला फर्स्ट वाला, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसे करेंगे तो माइनस माइनस आ रहे हैं, तो ध्यान रखो कि आपने sin² + cos² किया, cos² + sin² भी तो कर सकते थे, तो तब आइडेंटिटी चेंज हो जाती है ना। तो इस हिसाब से या तो ये दोनों माइनस में आते हैं या ये दोनों प्लस में आते हैं, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। इफ़ ए इज़ अ डायगनल मैट्रिक्स, फाइंड करना है एक्स एंड वाई। तो डायगनल मैट्रिक्स की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, इसकी डायगनल एलिमेंट के पास तो नंबर होते हैं, बट जो अदर नॉन डायगनल एलिमेंट होते हैं वो सारे 0 होने चाहिए, है ना। तो ये डायगनल एलिमेंट 1 2 3 तो होना चाहिए, बट बाकी सारा 0 होना चाहिए, तो यानी ये जो x - y है ना, ये भी 0 होना चाहिए। तो ये डायगनल एलिमेंट्स को छोड़कर जितने भी अदर नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं ये वाले, ये सब 0 होने चाहिए, या तो ये भी 0 होना चाहिए या ये भी 0 होना चाहिए, बट यहाँ से तो कुछ x y निकलेगा नहीं, तो यहाँ से कुछ निकल जाएगा। x - y को अगर मैं 0 रखती हूँ इस डायगनल एलिमेंट को, नॉन डायगनल एलिमेंट को, तो x y के इक्वल आ जाएगा, यानी कि ऐसे कोऑर्डिनेट लेने जिसमें x भी वही हो और y भी वही हो, x y के इक्वल हो। तो ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट है जहाँ पे x y के इक्वल है, यहाँ अच्छा ये 1 1 भी तो इक्वल है, बट ऑप्शन -1 - 1 है, तो आप ना क्या करेंगे, यहाँ पे 1 - 1 रखेंगे तो 0 तो आ रहा है, बट अगर यहाँ पे रखेंगे 1, अगर ये 1 1 पॉइंट यहाँ रखते हैं तो 1 + 2 + 3, ये 0 नहीं हो पाएगा अगर ये वाला पॉइंट आप यहाँ रखोगे। तो अगर ये वाला रखते हो तो -1 और -1 + 1, तो ये तो 0 बन गया। ये देखो -1, इसको देखो रख के x + 2y + 3, x की जगह -1 + 2, y की जगह -1 फिर प्लस का 3, तो -1 2 1 2 -2 + 3,
-3 + 3 कट गया ना, ये 0 कर देगा। तो ये वाला पॉइंट भी आंसर हो सकता था, क्योंकि कंडीशन तो हमें x = y की मिल रही है कि x जो होगा वही y होगा, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये 2 पॉइंट हो सकते थे, x y सेम होना चाहिए। पर जब मैंने 1 1 को इस वाली जगह पे रखा ना, तो ये भी तो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, तो ये भी तो 0 बनना चाहिए, बट इसको रखने पे ये 0 नहीं बन रहा, तो इसको रखने पे ये भी 0 बन रहा है और ये भी 0 बन रहा है। तो यानी ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो वैसे तो एक्स वाई के इस ऑप्शन की अगर मैंने अभी पता चल गया ना, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें डायगोनल को छोड़कर, प्रिंसिपल डायगोनल ये है ना, इसको छोड़कर बाकी सारे ज़ीरो होने चाहिए, सारे नंबर इसको छोड़ के बस। तो ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। अगर मैं इसको 0 करती तो मेरे पास कंडीशन आ रही है कि एक्स वाई के इक्वल होना चाहिए, यानी कि मुझे 2 ऐसे पॉइंट मिल रहे हैं जहाँ पे एक्स और वाई इक्वल है, यहाँ और यहाँ। बट मैंने इसको जब इसमें रखा तो ये 0 नहीं बन रहा, इसको रखा तो ये 0 बन गया, तो यानी ये वाला आंसर होगा। तो इसका आंसर सी ऑप्शन है। किस किस ने ये टिक किया है कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक्स आपको दिया था ई टी प्लस साइन टी, ई की पावर टी है प्लस साइन टी, वाई दिया है लॉग टी प्लस कॉस टी, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो देखो ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, एक बार एक्स टी का फंक्शन है और एक बार वाई टी का फंक्शन है। तो जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, पहले एक्स को टी की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी एक्स बाई डी टी करेंगे तो टी की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ई टी एज इट इज़ आ जाएगा, ई एक्स एज इट इज़ आता है तो ई टी भी एज इट इज़ आ जाएगा। साइन टी का डिफ्रेंशिएशन टी की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कॉस टी, अगर एक्स की रिस्पेक्ट में कर रहे होते तो पहले कॉस टी आता और फिर डी टी बाई डी एक्स आता, बट अभी आप टी की रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो जस्ट कॉस टी आ जाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन प्लस में ही आता है। सेम ऐसी वाई को आप डी वाई बाई डी टी करिए, टी की रिस्पेक्ट में लॉग टी का 1/t हो जाएगा एंड कॉस टी का माइनस साइन टी हो जाएगा। अब जब भी आपको इससे डी वाई बाई डी एक्स बनाना होता है तो आप डी वाई बाई डी टी को डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड करेंगे, तो देखो डिवाइड करोगे तो डी टी से डी टी कट जाएगा, तो ये डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। तो यानी कि डी वाई बाई डी टी को डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड करके हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल जाता है। तो इसको हम जब इससे डिवाइड करेंगे ये ऊपर आएगा और फिर ये नीचे आएगा एंड ये कट वट तो कुछ रहा नहीं, कैंसिल वैंसिल हो नहीं रहा, तो यही आपका ऑप्शन है। कहाँ पे है ये, ऑप्शन नंबर ए पे। तो ये आंसर आपका कहाँ मिलेगा, आपको ऑप्शन ए पे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको गिवन है, अगर ए आपका ए बी बी है और ए स्क्वायर आपका एक्स वाई वाई एक्स है तो क्या कंडीशन है जो करेक्ट बैठती है। तो पहले तो ए आपको ऐसे दिया हुआ है और ए स्क्वायर आपको एक्स वाई में दिया हुआ है, तो आप पहले ना यहाँ से भी ए स्क्वायर निकाल लीजिए। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए ए है अगर, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले इस रॉ को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले ए को ए से मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर, फिर प्लस बी को बी से करो, जब इसको इससे करते हैं तो एक एलिमेंट आता है, फिर ऐसे इसको अब इससे करते हैं तो ए को बी से करो ए बी, बी को ए से करो बी ए, फिर प्लस बीच में, तो ये एक और एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ वाले एलिमेंट तो ख़त्म हो गए इस रॉ वाले। अब नेक्स्ट रॉ की टर्न, ये वाला पहले ये वाला रॉ इस कॉलम से मल्टीप्लाई कैसे करता है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर बीच में प्लस। सेम ऐसे इस वाले को अब इससे करेंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट मिलेगा, बी को बी से मल्टीप्लाई, ए को ए से मल्टीप्लाई, फिर बीच में प्लस। अब आपको ये ए स्क्वायर आ गया ना इसके अकॉर्डिंग, और ये भी ए स्क्वायर है और ये भी ए स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे, ये जो ए स्क्वायर आया इसको इसके इक्वल रख दोगे। तो इससे क्या होगा, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए। तो एक्स तो आपका ये हो जाएगा और वाई आपका ए बी प्लस ए बी 2ab हो जाएगा। तो ये ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी में है, ये शायद ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। किस किस का यह आंसर है कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन डिफाइंड एज, अगर फंक्शन आपको दिया है एक्स लेस देन ग्रेटर देन, यहाँ देखो ग्रेटर देन 0 है, एक्स ग्रेटर देन 0 पे ये है 10ax/x और लेस देन 0 पे ये b है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप यहाँ पे निकालोगे और राइट हैंड लिमिट आप यहाँ पे निकालोगे। ध्यान रखना राइट हैंड के लिए ग्रेटर होता है और लेफ्ट के लिए लेस होता है। तो क्वेश्चन में आपको ये ऊपर वाला राइट हैंड लिमिट के लिए दिया और नीचे वाला लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए दिया। राइट हैंड लिमिट का मतलब एक्स की वैल्यू 0 + h होती है ना, और लेफ्ट की मतलब 0 - h। 0 पे चेकिंग करनी है ना, तो एक बार 0 के राइट में देखेंगे 0 + h और एक बार 0 के लेफ्ट में देखेंगे 0 - h। तो वैसे तो आप यहाँ पे एक्स की जगह जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ 0 + h भी रख सकते थे, बट ये डायरेक्ट ही हो जाएगा सॉल्व।
क्योंकि आपको फंक्शन ना बोल दिया कॉन्टिन्यूस है, तो यानी कि मेरे को पता है ये राइट लिमिट और लेफ़्ट लिमिट इक्वल आनी चाहिए। तो हमें पता है कि 10 के साथ अगर मैं h यहाँ ले भी लेती तो h/h 0/0 बन जाता, जो कि हमें नहीं बनाना होता साइन थीटा या साइन थीटा के साथ। और टेन थीटा के साथ हमें पता है लिमिट में क्या होता है, जब यहाँ थीटा हो यहाँ थीटा और लिमिट थीटा टेंस टू 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। ऐसे 10 में भी यही होता है, टेन थीटा अपॉन थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 होता है। तो अगर मेरे को 10ax दिया है और नीचे भी अगर मैं किसी तरह से ax बना दूँ तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, ax है, x तो ऑलरेडी था इसमें, है ना, x तो ऑलरेडी था, तो हमने a एक्स्ट्रा दे दिया इसको। तो a अगर एक्स्ट्रा दिया तो a से नीचे डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। तो यानी कि हमने ऐसा क्यों किया, a यहाँ क्यों दिया, ताकि ये थीटा इस थीटा के इक्वल हो जाए। तो यहाँ से यहाँ तक तो आइडेंटिटी बन जाएगी, अगर x 0 है तो ax भी 0 ही होगा, है ना। तो यानी यही कंडीशन बन जाएगी, साइन के साथ भी बनती है, टेन के साथ भी बनती है। तो अब ये पूरा तो 1 हो जाएगा और एक्स्ट्रा ये जो 1/a बचा वो रेसिप्रोकल होकर a ऊपर चला जाएगा, है ना। तो यानी कि a कांस्टेंट पे अगर लिमिट लगाऊं तो भी आंसर तो a ही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट पे लिमिट कुछ भी हो कांस्टेंट ही आता है, ठीक है। चाहे आप लगा छोड़ दोगे यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, मतलब यहाँ पे आप 0+h रख भी दोगे तो भी ये x h में चेंज हो जाएगा। और फिर क्योंकि आपका कांस्टेंट आ गया तो कांस्टेंट में तो कोई भी लिमिट हो तो आंसर कांस्टेंट ही होता है। सेम ऐसी लेफ्ट हैंड लिमिट करो, x टेंस टू 0 -h। अच्छा, लेफ्ट में ये वाला है तो लेफ्ट में तो मुझे कांस्टेंट ही दिया हुआ है, कांस्टेंट पे कोई भी लिमिट लगाऊंगी तो कांस्टेंट ही मिलेगा। तो देखो मेरे को दिख रहा है कि लेफ्ट और राइट क्या होना चाहिए, क्वेश्चन बोल दिया कंटिन्यूस है। अगर कॉन्टीन्यूस है तो मैं क्या करूँगी, लेफ़्ट और राइट को क्या करूँगी, आपस में इक्वल करूँगी। उसके अलावा एग्जैक्ट फंक्शन पे भी इक्वल आना चाहिए। फंक्शन किस पे चेक करना होता है, इसमें 0 पे। तो f0 पे यहाँ रखेंगे ना, क्योंकि यहाँ इक्वल 0, f0 पे फंक्शन क्या मिल रहा है, b। तो यहाँ भी b मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, और ये लेफ्ट पे a मिल रहा है। तो a b के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि कॉन्टीन्यूस बोल दिया क्वेश्चन में। कॉन्टीन्यूटी की यही तो कंडीशन होती है, लेफ्ट राइट और f एग्जैक्ट फंक्शन पे। कौन सा, किस पे, x0 पे चेकिंग करनी है ना। तो x0 पे फंक्शन क्या है, b। तो ये भी b, ये भी b, तो a b के इक्वल है। तो यानी कि a माइनस b, b वहाँ के माइनस हो गया तो कितना आ जाएगा, 0। तो आपको a माइनस b निकालना था, तो ये कितना आ जाएगा, 0। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपका एजर्शन रीज़न है। तो यहाँ पे एजर्शन रीज़न भी आपका इजी था। द रिलेशन आर सेट ए पे था, ये सेट ए 1 to 12 तक है, और एक रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट 3x - y 0 होना चाहिए। यानी ऐसा रिलेशन बनाओ जहाँ पे y 3 टाइम्स ऑफ x हो, y 3 टाइम्स x बन जाएगा ना यहाँ से। और उन्होंने बोला कि डोमेन ये आना चाहिए और रेंज ये आनी चाहिए। तो हम चेक करेंगे कि डोमेन और रेंज ये आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ए रिलेशन a to a ही बनाना है, क्योंकि a ही सेट दिया है ना, तो a से a पे ही बनाना है। तो आपको कंडीशन क्या दी है, 3x - y = 0, यानी यहाँ से y 3x का y उधर चला जाएगा तो y 3x हो जाएगा। तो मतलब मेरे को ऐसे ऑर्डर पेयर बनाने हैं कि x जो भी हो y उसका 3 टाइम्स हो। तो मेरे को क्योंकि a ही दिया हुआ है तो फंक्शन तो a से a पे ही जाएगा, या रिलेशन a से a पे ही जाएगा। तो a के पास कितने नंबर है, 1 से लेके 12 तक। तो जो इसका को डोमेन होगा उसमें भी 1 से 12 तक नंबर आ जाएंगे, है ना, क्योंकि a से a पे ही फंक्शन जाएगा। अब ये x क्या है, डोमेन, और ये क्या है, को डोमेन। डोमेन आप अगर 1 लेते हो तो ये को डोमेन पे मेरे को y, को डोमेन पे तो हमको y मिलेगा ना। को डोमेन पे क्या मिलती है, रेंज मिलती है। तो 1 लेते हो तो ये y कितना मिलेगा, यहाँ पे 1 रखो तो 3 मिलेगा, है ना। 3 1 जा 3, अगर ये 1 लेते हो तो ये 3 1 जा 3 मिल जाएगा। तो 1 की इमेज किसके साथ आएगी, 3 के साथ। अगर आप x2 लेते हो तो 3 2 जा 6, तो 2 पे 6 की इमेज आ जाएगी। फिर 3 लेते हो अगर x, 3 पे कितना आ जाएगा, ट्रिपल करो 9 आ जाएगी। फिर 4 लेते हो तो 4 पे ट्रिपल कर दो 12। तो ऑर्डर पेयर आपके कितने आएंगे, 1 3 2 6 3 9 4 12। 5 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 5 3 या 15, 15 तो इसके अंदर है ही नहीं, क्योंकि ये a तो 1 से 12 तक ही है। तो 5 और 15 नहीं ले सकते। 5 तो मिल जाएगा x के एक यहाँ डोमेन में, है ना। बट 5 का जो 15 वाला इमेज है वो तो यहाँ पे है ही नहीं, तो यानी हम वो वाला नहीं लेंगे, जिससे इतने ही बनेंगे। अब आपको पता है डोमेन क्या होता है, जो ये वाले होते हैं एक्स वाले, कौन कौन से यूज़ हुए, 1 2 3 4, यानी फिर जो आगे वाला नंबर होता है वो डोमेन होता है। तो डोमेन ये है, इनका सेट बना देना डोमेन। और रेंज क्या होता है, ये जो इनके इमेजेस आती है 3 6 9 12, और को डोमेन ये पूरा होता है, ठीक है।
तो ये रेंज है और ये डोमेन है, तो ये तो हमारा ठीक है। डोमेन और रेंज यही तो बोला इन्होंने, डोमेन ये आना चाहिए और रेंज ये आनी चाहिए, यानी कि एजर्शन तो बिल्कुल ठीक है हमारा। बट रीज़न को हम चेक करते हैं। डोमेन रेंज रिलेशन में क्या होते हैं, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एंड फर्स्ट एंट्री ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर ऑफ द रिलेशन। मतलब डोमेन और रेंज सेट तो होते ही, तो हमें पता है, बट डोमेन पहले था तो सेकंड बोला और रेंज बाद में है तो इन्होंने फर्स्ट बोला, जबकि उल्टा होता है। डोमेन फर्स्ट वाला होता है और रेंज सेकंड वाला होता है। ऑर्डर पेयर में डोमेन फर्स्ट वाले होते हैं और रेंज ऑर्डर पेयर के अंदर सेकंड एलिमेंट होती है। तो इन्होंने तो उल्टा बोल दिया, डोमेन को सेकंड बोल दिया और रेंज को फर्स्ट बोल दिया, तो यानी ये गलत बोल रहे हैं, रीज़न गलत है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है, क्योंकि एजर्शन तो ठीक है बट रीज़न गलत है, तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का आपको डोमेन निकालना है। इन्वर्स फंक्शन है, कॉस इन्वर्स 2x - 1, और इन्होंने डोमेन ना दे रखा है, आप चेक करो कि ये आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे जब भी इन्वर्स फंक्शन का डोमेन निकालना होता है तो हम पहले क्या करते हैं ना कि कॉस इन्वर्स 2x - 1 को y मान लेते हैं, ठीक है। अब इन्वर्स यहाँ से हटेगा तो वहाँ जाएगा, तो इन्वर्स कॉस इन्वर्स जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो कॉस हो जाएगा। कॉस y कितना आ गया, 2x - 1। अब आपको कॉस y के लिए तो रेंज पता है ना, -1 से 1 होता। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कॉस की रेंज क्या होती है, -1 से 1। अब आपको कॉस y दिया क्या है, कॉस y आपका आया क्या है, 2x - 1। तो कॉस y की जगह 2x - 1, क्योंकि मुझे डोमेन निकालने का मतलब मुझे x के लिए वैल्यू निकालनी है, पूरे कॉस इन्वर्स 2x - 1 के लिए नहीं, जस्ट x के लिए। तो हमने x के लिए निकालनी है, तो हमने पहले इस पूरे को y लिखा, फिर हमने इस कॉस को वहाँ भेजा, तो कॉस y के लिए मुझको रेंज पता है। कॉस y क्या है, 2x - 1। अब 2x - 1 की मुझे रेंज पता है, मुझे तो x की चाहिए। तो x की निकालने के लिए क्या करोगे, पहले इस -1 को यहाँ से हटाओगे तो +1 सबको दोगे तो ये हट जाएगा। फिर 2x में से 2 को हटाना है मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में 2 को सबको दो। जब यहाँ +1 होगा तो ये 0 बन जाएगा और यहाँ प्लस होगा तो ये 2 बन जाएगा। फिर 2 को हटाना है तो 2 से सबको डिवाइड करो तो ये 0 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो x के लिए क्या रेंज आ जाएगी, x के लिए जो रेंज आई है, x क्या है, डोमेन ही तो है। तो डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1, और ये देखो इक्वल इक्वल के साइन है तो इसलिए क्लोज इंटरवल है, तो x 0 से 1 होगा। तो यस, यही तो बोल रहा है कि डोमेन 0 से 1 है, ठीक है आपका एजर्शन। और रीज़न बोल रहा है डोमेन फंक्शन कॉस इनवर्स x का 0 to पाई होता है। तो यहाँ पे आपको बोल दिया डोमेन कॉस इनवर्स का 0 to पाई होता है, नहीं, रेंज होती है कॉस इनवर्स की 0 to पाई। डोमेन तो कॉस इनवर्स का -1 से 1 होता है, ये होता है डोमेन। तो यानी ये तो गलत दे दिया, डोमेन इन्होंने 0 पाई दी है जबकि रेंज होती है 0 to पाई, तो ये रीज़न आपका गलत है। तो एजर्शन तो ठीक आया है बट रीज़न गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। जब डोमेन आपका जब आपका एजर्शन ठीक हो और रीज़न फॉल्स हो तो सी ऑप्शन होता है ना, तो इसका आंसर भी सी ऑप्शन ही होगा, यानी दोनों एजर्शन रीज़न का आंसर सी ही है, तो इसका भी सी ही होगा, ठीक है। अब सेक्शन बी को हम डिटेल सोल्यूशन इसका नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आप डिटेल सोल्यूशन चाहते तो मुझे बताइए, मैं सेक्शन बी सी डी ई सबकी करा दूँगी। अदरवाइज़ मार्किंग स्कीम में जो आंसर की होती है वो मैं इस वीडियो के बाद डाल दूँगी, तो उससे आप अपने आंसर चेक कर लेना। एंड डिटेल सोल्यूशन चाहते हो तो कमेंट करके बताइएगा। सेक्शन बी का तो मैं डिटेल करा ही दूँगी, सबका चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो इन सब के आपको डिटेल सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपका पेपर एग्ज़ाम अच्छा गया हो। कमेंट करके बताइए कैसा एग्ज़ाम गया। एंड सीबीएसई बोर्ड के लिए भी इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की वीडियोस मिल जाएगी 12th क्लास की, तो उसको भी आप चेक कर लेना, आपके सीबीएसई बोर्ड में हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो। एंड अगर कोई भी क्वेरी है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो अपनी बोर्ड प्रिपरेशन के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा एंड कमेंट करके बताइए कितने आंसर्स आपके सही थे।